देखिए लोकस के लिए अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपको लोकस के लिए 4 केसेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आने चाहिए। सही, मैंने आपको चारों केसेस समझा दिए। अब आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें यूज ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, इन सब का इस्तेमाल हमें आता भी है, लेकिन हम भूल गए शायद। बेसिक क्लासेस के अंदर हमने इसका इस्तेमाल देखा है, लेकिन ये शायद हम उस तरह से हमें याद नहीं है चीज़ें, इसलिए हमारे जहन से निकल गई। तो इसमें एक तो ये है कि ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर एक तो लोसाई है और सिंपल कंस्ट्रक्शंस भी। सिंपल कंस्ट्रक्शन ग्रेड 5, 6, 7, 8 में हमने देखी, बचपन में हमें स्कूल में करवाई होगी। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन में हमें ट्राइंगल बनाने आना चाहिए, पैराग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 2D, 3D बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशनल फिगर्स जो हैं वो हमें बनाने को आ सकते हैं, और हमें ये सेंस होनी चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ। तो सबसे पहली चीज़ ही हमें सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल आना चाहिए। सेकेंडली, इस टॉपिक के लिए लोसाई के चारों केसेस, ऑल 4 केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाने चाहिए। इसमें आपके सामने पहला केस है 1 पॉइंट वाला। 1 पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, सर्कल। 2 पॉइंट्स वाला केस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन फिक्स पॉइंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर 1 लाइन वाला केस, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक ऊपर एक नीचे। और फिर 2 लाइंस वाला केस, एंगल बाइसेक्टर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो दैट इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये 4 केसेस आपके जहन में, बिल्कुल आपको जहन में होने चाहिए, और जब सवाल आपको इस्तेमाल करने का कहे तो आपको फौरन हिट हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये केस यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल आना चाहिए। तीसरी चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जो एक्चुअल सवाल आया था, जो एग्जामिनेशन में एक्चुअल सवाल आया था, वो डिफरेंट, वो उसमें जो लेंथ थी वो एक्चुअली डिफरेंट थी, और अगर अभी आप अपने डायग्राम में आप स्केल से लेंथ मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। यहाँ तक कि अगर कभी लेट सपोज एक लाइन एसी बना के इसने दी हुई भी है, अब एसी की जो एक्चुअल लेंथ ईयरली पास पेपर में देखोगे वहाँ डिफरेंट होगी और यहाँ डिफरेंट होगी। अच्छा, ईयरली पास पेपर के अंदर भी जो हम प्रिंट आउट्स लेते हैं वो A4 पेज पे लेते हैं, क्योंकि जो हम प्रिंट आउट्स लेते हैं वो A4 पेपर पर होता है। इस वजह से ये मसला ये आ जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक्चुअल पेपर मेरे ख्याल से चौड़ा होता है। सीआई का, कैम्ब्रिज का पेपर चौड़ा होता है। वो कौन सा टाइप का पेपर कहलाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे लेटर, एक लेटर फॉर्मेट पे होता है, वो बहुत लंबा होता है। इसमें A4 है, A3 है, शायद वो A3 है, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जैक्टली, लेकिन वो चौड़ा पेपर होता है। इस वजह से डायग्राम चौड़ा होता है, तो अगर वो प्रिंट आउट आप ही निकालोगे ना तो उसमें भी लेंथ का फर्क आ जाए। एक ये भी हमें कंसिडरेशन रखनी है कि हमारे आंसर्स बाज़ औक़ात एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम से मैच नहीं होते। वजह ये होती है कि एक्चुअल पेपर में लेंथ डिफरेंट होती है। अच्छा, कभी अगर उसने बताया हो ना कि द लाइन AC इज ड्रॉन एंड द लाइन AC हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर, लाइन AC is drawn and the line AC has length 10 सेंटीमीटर, तो आप एक काम किया करें सबसे पहले, और वही काम ये है कि आप, अगर आपकी लाइन 9.5 सेंटीमीटर की, तो उसको खींच के उसको एक्सटेंड करके 10 का बना दें। तो कभी कोई लाइन बनी हुई हो और एग्जामिनर ने उसकी लेंथ डिफाइन भी की हुई हो, तो आप उसको एडजस्ट करें, उसके बाद काम शुरू करें। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर तो लेंथ गिवन ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है कि AC की एक्चुअल लेंथ है क्या। सिर्फ इतना बताया हुआ, द डायगोनल AC ऑफ अ स्क्वायर इज ड्रॉन इन द आंसर स्पेस। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, डायगोनल हमारे पास मौजूद। अब सवाल की तरफ आते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ बातें बता दी, लोसाई के 4 केसेस, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, और फिर जो लेंथ्स में मसले मसाइल हैं प्रिंट आउट्स की वजह से, डिफरेंट पेपर साइज की वजह से, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। यकीनन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या मसले आ सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन से इफ्तिताह लूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, द डायगोनल AC ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज ड्रॉन इन द आंसर स्पेस। अब आप सोचिए जरा, आपको स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, सही है। अब मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, और वो या तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में होता है ABCD, या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो इस वक्त मैं एंटी क्लॉकवाइज में इसकी नेमिंग करता हूँ, ABCD। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने मुझे डायगोनल दे दिया है। डायगोनल दे दिया मतलब A से लेकर C तक डायगोनल बना के दे दिया,
और इसने इस डायग्राम को किया हुआ है रोटेट। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम को 45 डिग्री रोटेट कर दूँ, ये डायग्राम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके रोटेट कर दूं बाय 45 डिग्री, तो अब देखें ये सिनेरियो आ गया। अब ये क्या हो गया, अब ये AC एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जैसा कि इसने यहाँ दी। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, नेमिंग इसकी चेंज कर दूँ थोड़ी सी, जिस ऑर्डर में उसने एक्सपेक्ट किया उस ऑर्डर में कर दूँ, ये हो जाएगा A B C एंड D। अब AC इज ड्रॉन और एग्जामिनर पहले पार्ट में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एक्यूरेटली द स्क्वायर ABC। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मेरे पास तो सर कोई लेंथ ही नहीं है, तो मैं AC की बेसिस पर स्क्वायर बनाऊं कैसे। अब अगर देखा जाए तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में लोसाय का कोई इस्तेमाल नहीं, लोसाय का कोई काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में इस वक्त सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन कैसे होगी ये समझना है। स्क्वायर की तमाम साइड सेम होती हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है, हर किसी को ये बात बचपन से बताई जाती है कि स्क्वायर की तमाम साइड सेम होती है, और ये बात भी हर बच्चे को पता है। देखिए मैं एक तो ये सारी डायमेंशंस इक्वल है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर की जो साइड्स है वो परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात भी सब जानते हैं। तमाम साइड्स 90 डिग्री, एक साइड नहीं। और ये एंगल 45 के होते हैं। स्क्वायर के जब डायगोनल बनते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है। ये भी 45 होता है, ये भी 45 होता है, ये भी 45 है, और ये भी 45 है, और ये वाला एंगल 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल से जो एंगल बनेगा, डायगोनल्स और साइड्स के दरमियान जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। तो अब ये चीज आपको पता है, ये आपको मामला पता है, ये मामला आप यहाँ लगा दें। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि AC की जो भी लेंथ है उसकी बेसिस पे आप लेंथ ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको AC की एक्चुअल लेंथ पता चल जाए तो आप स्क्वायर की एक लेंथ डिटरमिन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको AC की लेंथ, कोई आपको AC की लेंथ कहता है कि AC की लेंथ लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल, इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इस सवाल में जो हमने बुक में देखी, बुक में अगर आप मेजर करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बुक में क्या लेंथ आ रही है। जर्सी बात है, मैं यहाँ से मेजर नहीं कर सकता, आप बता सकते हैं मुझे। लेकिन ये जो यहाँ लेंथ आ रही है वो भी एक्चुअल लेंथ से डिफर कर रही हो। एक्चुअल लेंथ क्या है, CI के पास पेपर में है तो वो जून 2000 का पास पेपर, जब मैं CI वाले पेपर में देखूंगा जो भी साइज उसका है तो जाके मुझे मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अभी मुझे कॉन्सेप्ट समझना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर्स मैच करवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किस तरह से बनाऊंगा। तो AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब AD और DC की लेंथ अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो सिंपल है यार, स्क्वायर की कोई भी साइड, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x। अगर मैं x कर देता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और AC डायगोनल 10 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस o स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या जो भी नाम दे दें, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो उस हिसाब से 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उससे आपके पास x की वैल्यू आ सकती है। अच्छा अब एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास लेंथ आ गई तो आप C से, सुने बहुत, मेथड नंबर 1 सुने, अगर आपके पास लेंथ आ गई तो आप C से कंपस खोलें। अच्छा कंपस का तरीका ये होता है कि पहले कंपस को स्केल के मुताबिक खोल लें। लेट सपोज x की लेंथ, जैसे यहाँ अगर मैं x की लेंथ निकालूंगा तो कितनी आएगी, 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 2 और रूट 5 रूट 2 विच इज 7.07। तो आप 7.07 तो बना नहीं सकते, 7.1 सेंटीमीटर। अब इसमें नॉन एग्जैक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, इसलिए मैं आपको ये मेथड रिकमेंड नहीं करता। मेथड नंबर 1 ना एंगल वाला मेथड होगा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो ये लेंथ वाला मेथड है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम से पहले लेंथ निकाली, लेंथ निकाली, डायगोनल की लेंथ आपको पता थी, बाकी साइड्स की लेंथ आ गई। अब लेंथ की बेसिस पे क्या करेंगे आप C पे, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, कंपस, कंपस स्केल से मेजर करें, स्केल पे कंपस को रखेंगे और कंपस उतना खोलेंगे जितना 7.1 सेंटीमीटर बनता है। स्केल की मदद से और कंपस की मदद से कंपस को 7.1 सेंटीमीटर को खोल लेंगे। तो कंपस को ओपन करें और 7.1 सेंटीमीटर ओपन करें।
सी से 7.1 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगाएं ऊपर, क्योंकि यकीनन आपको पता है कि जो पॉइंट डी है वो ऊपर की तरफ ही होगा। और इसी तरह ए से 7.1 सेंटीमीटर खोलें और आर्क बनाएं, ए से भी आर्क बनाएं, तो ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। इसी तरह एक सी से कंपास रख के आर्क बनाए नीचे, और ए से रख के आर्क बनाए ऊपर नीचे। पहले दोनों जगह से ऊपर और नीचे दोनों जगह, सी से भी ऊपर और नीचे आर्क बनाए, ए से भी बनाए। और ये सारे डायमेंशन 7.1 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि हमें पता है सारी साइड्स इक्वल है। बस ज्वाइन कर लें। ये पॉइंट ए सी है, ऊपर वाले पॉइंट को बी कह दें या डी कह दें, कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले को अगर मैं बी कह दूं, नीचे वाले को डी कह दूं, तो मैं अगर ज्वाइन कर लूंगा ए बी सी डी तो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मेथड नंबर 1 से ज्यादा आई विल प्रेफर मेथड नंबर 2 हियर। मेथड नंबर 1 क्या था? यूज ऑफ कंपास। मेथड 1 क्या था? यूजिंग कंपास। अच्छा, बाद वक्त एग्जामिनर स्पेसिफाई करता है कि यू हैव टू यूज द कंपास ओनली, यू हैव टू यूज द प्रोटेक्टर ओनली। अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई करता, कोई भी मेथड ओपन है। स्पेसिफाई करता है कंपास से ही करना है तो कंपास से ही करना होगा, स्पेसिफाई करता है प्रोटेक्टर से करना है तो प्रोटेक्टर से करना होगा। तो अगर मुझे कंपास से करना पड़ जाता, तो मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम से पहले लेंथ निकलती, तो ये इसमें एक तो नॉन एग्जैक्ट का चांसेस भी है कि लेंथ डेसिमल में निकल रही है, मसले मसाइल। इससे अच्छा मेथड है यूजिंग प्रोट्रैक्टर। यूजिंग प्रोट्रैक्टर और एंगल मेजर करें। कैसे? आपको पता है कि एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री है, तो आप सी पे डी को रखें। डी कैसे रखेंगे? डी की जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा वो आप यहाँ रखेंगे। अच्छा, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है सर हम कहाँ से रीड करें, हम लेफ्ट से शुरू करें रीडिंग या राइट से शुरू करें? हम रीडिंग, क्योंकि एक जीरो, दो पट्टियां चल रही होती, एक नीचे की तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ होती है। एक जगह से जो है वो नीचे वाली पट्टी शुरू जीरो से शुरू हो रही होती है, और दूसरी जगह से जो है ऊपर वाली पट्टी जीरो से शुरू हो रही होती है। तो मैं कौन से वाले जीरो को फॉलो करूँ? मैं राइट से शुरू करूँ या लेफ्ट से? तो आप देखो ये 45 डिग्री कहाँ से है, ये राइट से है या लेफ्ट से है? तो आप समझ जाओगे सर ये तो अगर मैं सी पे आता हूँ तो ए सी वाली लाइन सी पॉइंट के राइट पर है। इसका मतलब जो डी मैं सी पे रखूंगा, उसका जो जीरो मैं फॉलो करूंगा वो राइट वाला फॉलो करूंगा। तो आप राइट से जीरो फॉलो करो। राइट से जीरो फॉलो करते हुए आप 45 डिग्री तक आ जाओ। यहाँ तक 90 डिग्री होगा, आप 45 तक आ जाओ। और 45 तक आने के बाद अब मैं ये कंपास के निशान हटा रहा हूँ, तो सॉरी आर्क्स हटा रहा हूँ, सही है। 45 डिग्री मेजर करने के बाद आप लाइन को एक्सटेंड कर दो, बस एक्सटेंड कर दो। इसी तरह फिर आप डी रखो ए पे, डी ए पे रखो, और जो डी है प्रोटेक्टर को हम डी भी कहते हैं। तो प्रोट्रैक्टर का जो यानी कि जो डी है उसका जो जीरो है वो आप कौन सा वाला देखो? पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पर लाइन एसी लेफ्ट साइड पर है, लिहाजा आप यहाँ वाला जीरो फॉलो करोगे। यहाँ से जीरो फॉलो करके 45 डिग्री मेजर करोगे। 45 डिग्री मेजर, ये 90 होगा तो इसका आधा 45 होगा। 45 डिग्री पे आप जो है वो स्केल से लाइन खींच देंगे। तो ये आपने मेजर किया, ये भी 45 डिग्री मेजर किया और ये भी 45 मेजर किया। जहां ये मिलेंगे वो पॉइंट पॉइंट बी कह दो या पॉइंट डी कह दो। यही काम नीचे भी करना है। इसी तरह 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन नीचे बनेगी अंदाजे से, डी रखकर। यहाँ से यहाँ डी रखेंगे, यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, ये 45 होगा। इसी तरह यहाँ से 45 डिग्री मेजर करेंगे और यहाँ से भी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन भी एक पॉइंट पे मिल जाएगी। अभी मिजाज सी बात है, स्क्वायर मेरा एक्यूरेट नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने तो एंगल मेजर नहीं किए, मैं तो अंदाजे से चल रहा हूँ। ये भी 45 डिग्री मेजर करें, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट बी हो जाएगा। और बाकी आप बेशक मिटा दें क्योंकि आपने एंगल वाली अप्रोच फॉलो की है। पूरी ना भी मिटाएं, एटलीस्ट पता चले। तो ये आपने, अब जो आप देखेंगे ना, तो ये आपका ए बी सी डी जो शेप होगा ये स्क्वायर होगा। अभी जाहिर सी बात है डायग्राम यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं लग रहा, लेकिन ये स्क्वायर होगा, डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा। तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया कि आप पहले पाइथागोरस से लेंथ निकालेंगे और फिर सी पे और ए पे रख के ऊपर भी आर्क्स बनाएंगे और नीचे भी। ऊपर जो दो आर्क्स मिलेंगे वो पॉइंट बी या डी हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी दोनों आर्क्स जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट बी डी हो जाएगा। ज्वाइन करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरा एंगल आंसर जिसमें, दूसरा तरीका जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा एक्यूरेसी इसलिए है कि इसमें कोई डेसिमल की वैल्यूज़ नहीं है,
कोई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं है, कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं है, क्योंकि ये है भी पेपर 1 में, आया भी पेपर 1 में, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो मुश्किल है, इसलिए मेथड नंबर 2 विदाउट कैलकुलेटर हो जाएगा। हो सकता है मेथड नंबर 1 में भी ऐसी वैल्यूज हो कि विदाउट कैलकुलेटर हो जाए, लेकिन ये हमेशा मेथड नंबर 2 विदाउट कैलकुलेटर ही होगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 45 डिग्री डी से मेजर करके आपने लाइन खींचनी है, यहाँ भी खींचनी है, नीचे भी खींचनी है, दोनों खींचनी है, पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका आ जाएगा। फिर कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE विद AE, ये स्क्वायर ABCD आ गया। हाँ भाई, स्क्वायर ABCD तक समझ में आ गया कैसे बनाना है? मैं भी करता हूँ। हाँ भाई, समझ आ गया समीत? जी सर, आ गया समझ में। अच्छा, अब पार्ट नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। पार्ट नंबर 2 की अगर बात करते हैं, द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE with AE equals to BE equals to 6.5 and E outside the square. आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE बनाना है such that AE और BE 6.5 है और E outside the square है। अब E outside the square है, इसका मतलब E यहाँ कहीं होगा, तो अब सिंपल है, ये तो होगा ही प्रोटेक्टर से, सॉरी कंपास से। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको बताया था ये कंपास से भी हो सकता है, प्रोटेक्टर से भी, लेकिन पार्ट नंबर 2 यहाँ पर तो एंगल का कुछ पता ही नहीं है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं, दो एंगल सेम होते हैं, लेकिन तीसरा एंगल पता होना चाहिए ना, तब दो एंगल सेम निकलेंगे ना। तो स्क्वायर में तो मुझे पता है कि 90 डिग्री होता है, यहाँ आप देखेंगे ये चेक, ये होगा भी 90 डिग्री। तो स्क्वायर में तो हमें पता है कि 90 45 45 ये सारे 90 होते हैं, लेकिन हमें ट्रायंगल में नहीं पता। जब तक कि कोई एक एंगल ना बता दिया जाए, हम बाकी दो निकाल नहीं सकते। तो अब इस केस में मुझे कह रहा है ए और बी 6.5 है। कंपास को स्केल पे रखें, 6.5 खोलें और एक आर्क जो है आप ए का यहाँ बनाएं, ए पे रख के एक आर्क बनाएं। सही है, ए पे रखेंगे और यहाँ कंपास आर्क बनाएंगे, बी पे रखेंगे और यहाँ से आर्क बनाएंगे, और फिर इस पॉइंट को पॉइंट ई कह देंगे। कितना खोलेंगे? 6.5 खोलेंगे। ए से भी 6.5 खोलेंगे, आर्क बनाएंगे, बी से भी 6.5 खोलेंगे, आर्क बनाएंगे, और उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा वो AEB ट्रायंगल बन जाएगा। और ये AEB ट्रायंगल जो होगा ये आइसोसेलेस होगा, क्योंकि इसमें AE और BE दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपने खुद दोनों बराबर खोले हैं, उसके बाद ही आपने आर्क्स बनाए। ये आपका पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। जी जनाब आला, समझ आया है कुछ? जी सर, आ गया समझ में। सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि किस तरह से करना है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन 2 के जाने पड़ता हूँ। सर, सी मेजर कैसे करेंगे पार्ट 1 में? स्केल रख के? हाँ, पार्ट बी ना, पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है क्या मेजर करना है? CE मेजर करना है। हाँ, ये सिर्फ ई आपका मार्क हो गया, तो ये फ्री के मार्क्स। मेजर सी, मेजर मेजर एक होता है कैलकुलेट, एक होता है फाइंड। ट्रिग्नोमेट्री में आपने अक्सर देखा होगा फाइंड दिस, कैलकुलेट दिस। तो फाइंड या कैलकुलेट जो है ना, कैलकुलेटर से होता है, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स लगकर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो मेजर हो रहा है। तो मेजर का मतलब यही है कि आपने इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए करना है। तो उस हिसाब से आप सी से ई तक स्केल से सिंपल मेजर कर लेंगे। सही है समीत? ओके सर। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसका भी। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद द बेस AB इक्वल्स टू 10। अब देखिए, इसने गाइडेंस दी है, प्रॉपर गाइडेंस दी है। पहले कह रहा है कि आप बेस AB बनाओ 10 सेंटीमीटर। सिंपल है भाई, स्केल उठाएं और ये आप काम ना कॉपी के जर्नल पे, किसी ब्लैंक पेपर पे करें आप। तो एक जर्नल में निकालें और आप इसको कीजिएगा। मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ किस तरह से लेकर चलना है, फिर कोई सवाल आए तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है बेस AB है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे AB 10 सेंटीमीटर। A से B तक स्केल उठाएंगे और स्केल उठा के 10 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। उसके बाद वो कह रहा है BAD 82 डिग्री है। तो A पे, जाहिर सी बात है, BAD एंगल बोला है, A के बिल्कुल पॉइंट आइडेंटिफाई होना चाहिए, A और B का बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट बना ले।
फिर आप क्या करेंगे कि ए पे आप रखेंगे डी। ए पे डी रखने के बाद आप मेजर करेंगे एंगल 82। कहाँ से मेजर करेंगे भाई? राइट साइड से मेजर करेंगे। राइट साइड वाले जीरो को फॉलो करेंगे, तो यहाँ राइट साइड पे जीरो लिखा हुआ होगा डी के अंदर। उस जीरो से फॉलो करते हुए 82 डिग्री खोल देंगे। 82 डिग्री खोलेंगे और 82 डिग्री खोल के आप लाइन एक्सटेंड कर देंगे। 82 डिग्री खोल के लाइन एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, आपको पता है एडी की लेंथ कितनी है? एक मिनट, बी ए डी, हाँ, और एडी की लेंथ भी आपको पता है। देखिए, एक तो ना अंधाधुंध फायरिंग करनी होती है, यहाँ अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, खाली अंधाधुंध 82 डिग्री पे एक्सटेंड नहीं करनी। बी ए डी 82 डिग्री भी है और ए डी की लेंथ 7.2 सेंटीमीटर भी है, दोनों बातें मौजूद। इसका मतलब बी ए डी 82 है और ये जो लाइन बनेगी ये 7.2 सेंटीमीटर की बनेगी। तो इसका मतलब प्रोटेक्टर के जरिए 82 मेजर करने के बाद स्केल से 7.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे जो आप स्केल से मेजर कर लेंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो एग्जैक्टली लेंथ पता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपास से खोल के आप आर्क बना दें। कंपास से आप 7.2 सेंटीमीटर खोल के आर्क बना दें, ये भी कर सकते हैं। और फिर ये जो एक्सटेंडेड लाइन है एंगल की बेसिस पर और जो आर्क है वो जहां मिल रहे हैं, ये आर्क आपकी 7.2 सेंटीमीटर की लाइन पे बना है और एंगल 82 से एंगल 82 की बेसिस पे लाइन एक्सटेंड की। वो एक्सटेंड, अगर आपको लेंथ नहीं पता होती तो आप तो एक्सटेंड करते रहते, आपने कहा देखेंगे फिर क्या होगा, लेकिन अभी आपने एक्सटेंशन की, फिर आपको पता चला अच्छा 7.2 आपने आर्क बनाया कंपास से, या आर्क बनाया या आपने 7.2 सेंटीमीटर स्केल से डायरेक्ट मेजर करके लाइन बना ली। या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपने आर्क बना लिया ए पे रखकर 7.2 सेंटीमीटर खोलकर, और उससे फिर आपने लाइन और आर्क जहाँ मिले वो आपका पॉइंट डी हो गया। पॉइंट डी का किस्सा खत्म हो गया, सही है। अब कह रहा है ए बी सी इज 105, ए बी सी इज 105, ए बी सी 105 है। बी पे आपने रखना है डी रखना है, बी पे आपने डी रखना है और आप एंगल मेजर करेंगे 105। 105 जब मेजर करेंगे तो 90 से थोड़ा आगे जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाले जीरो को फॉलो करेंगे। यहाँ राइट वाले साइड को फॉलो किया था, यहाँ लेफ्ट के जीरो को फॉलो करेंगे। 105 खोलेंगे और 105 खोल के ना आप एक्सटेंड कर देंगे लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे ये बताया हुआ है। एक मिनट, अभी तो खाली मैंने एक्सटेंड कर दी, कितनी एक्सटेंड करनी है अभी बात करते हैं, इस पर रुक जाएंगे। तो मैंने दो फैक्ट्स यूज किए, ए बी 10 ये भी बना लिया था, बी ए डी भी बना लिया, ए बी सी 105 है, ए बी सी इज 105 डिग्री, ए बी सी 105 है। 105 पे आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। हाँ, अब बोल रहा है ए डी सी 75 है। अब देखें ए डी सी 75 है। एक और फैक्ट बता रहे हैं, अब ये लाइन तो इसका मतलब है आपने अंदाजन एक्सटेंड कर दी बस, क्योंकि कितनी खींचनी है कंपास ही नहीं पता ही नहीं है, तो हम आंख बना ही नहीं सकते, लिहाजा इसको आपने बस ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। जब ये एक्सटेंड हो गई, अब ए डी सी 75 डिग्री है, तो इसका मतलब डी पे आपने आंख रखना है, तो आप डी पे सॉरी कंपास रखना है, तो डी पे आप क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे। डी पॉइंट पे डी रखेंगे, डी पॉइंट पे डी रखेंगे और कितने डिग्री रखेंगे, 75 डिग्री। यहाँ से मेजर करेंगे 75 डिग्री पे आप एक्सटेंशन कर लेंगे। 75 डिग्री को 75 डिग्री पे आप एक्सटेंड कर लेंगे अंदाजन, ये आपका तकरीबन 75 डिग्री होगा। 75 ए डी सी 75 डिग्री पे एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये डीसी वाली एक्सटेंडेड लाइन, डीसी वाली एक्सटेंडेड लाइन और बीसी वाली एक्सटेंडेड लाइन मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पे मिल जाएंगी वो पॉइंट सी हो जाएगा। तो बी ए डी डी से मेजर किया, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर किया, फिर 7.2 लाइन पता थी लेंथ, फिर यहाँ से एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके लाइन खींची, फिर यहाँ से प्रोटेक्टर एंगल मेजर करके लाइन खींची, मिल गए पॉइंट पे, ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट होगी। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईसी, मेजर एंड राइट डाउन, मेजर करें, मतलब सिर्फ मेजर नहीं करनी, राइट डाउन भी करनी है, लिखनी भी है। तो मेजर करें और राइट डाउन कर दें। ऊपर लिखा हुआ था मेजर सी पार्ट बी, तो मेजर सी का मतलब यही है कि आपने लिखनी है, ऐसी बात है, सिर्फ मेजर करके एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने मेजर की, सही है, तो आपने लिखनी भी है। तो इसी तरह यहाँ पर वाजे कर दिया मेजर एंड राइट डाउन, तो ए सी को आप ए से लेकर सी तक आप स्केल से
मेजर कर लेंगे। ये आपका पार्ट ए मुकम्मल हो गया। सही है समीर, यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह कंस्ट्रक्शन की है? जी जी। अच्छा, अब पार्ट बी सी डी पे आते हैं। ऑन योर डायग्राम ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब लोकस का जिक्र किया और अब देखें सवाल का बयान करने का अंदाज। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, कितने पॉइंट्स का जिक्र है यहाँ पर? लाइन का जिक्र है या पॉइंट का जिक्र है? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी लाइन्स है, ए बी सी डी पॉइंट्स है, तो ए एंड बी दो पॉइंट्स का जिक्र है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन, 2 लाइन। लोसाई में सिंपल 4 केसेस हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन, 2 लाइन। 1 पॉइंट का मेंशन किया हुआ है सर्कल वाला केस, 2 पॉइंट का जिक्र किया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस, 1 लाइन का जिक्र किया हुआ है पैरेलल लाइन वाला केस, 2 लाइन का जिक्र किया हुआ है एंगल बाइसेक्टर वाला केस। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है? सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है? जी सर, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनता है ना? नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना मैंने लेक्चर में सिखाया था, लोसाई के लेक्चर में बात हुई है। जी जी जी, हो गया हो गया। क्या बोला है मैंने? मोर देन हाफ ए पे आपने कंपास की नोक रखनी है, हाँ हाँ और अगर ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट है तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। जी। इसका मतलब ए पे कंपास की नोक रख के मोर देन हाफ खोलेंगे हाँ सही है। और एक आग ऊपर बनेगा और एक आग नीचे बनेगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो कंपास की नोक बी पे रखेंगे और जितना खुला हुआ है उतना ही खुला रखेंगे और एक आग ऊपर बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे। ऊपर और नीचे वाले आर्क्स मिल जाएंगे। ऊपर जो आर्क्स बनाए हुए होंगे और जो नीचे आर्क्स बनाए हुए होंगे वो मिल जाएंगे। तो वो मिलेंगे, जब मिलेंगे तो वो आप इसको लाइन से खींच देंगे। जब लाइन से खींचेंगे तो ये जो लाइन बनी होगी ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ए बी का। आपने चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही बना भी है या नहीं बना। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप मेजर कर लें। ए लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट एक्स है तो ए से एक्स तक मेजर कर लें और एक्स से बी तक मेजर कर लें। बराबर होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड डी, ए से मोर देन हाफ खोला अंदाजे से, आर्क ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया। डी से मोर देन हाफ, जितना खोला हुआ था उतना ही डी खोला खुला रखा और डी से रख के ऊपर भी आर्क बनाया नीचे भी ज्वाइन कर लिया। तो एडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इसी तरह। एडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरह बन जाएगा जैसे कि अभी आपका ए बी का बना है। ये बस ये उल्टा सीधा डायग्राम बन रहा है इस वक्त, अंदाजे से बन रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल पिक्चर किस तरह की होगी ये आप लोग एक्यूरेट बनाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। जैसे यहाँ ये और ये बराबर थी, यहाँ पर अगर ये 7.2 है तो 3.6 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैंने दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लिए। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे। तो ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब देखिए यहाँ स्पेसिफाई किया है विद इन द क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल से बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो बनाने की हमें जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं प्रोटेक्टर से इस्तेमाल सॉरी कंपास का इस्तेमाल करूंगा तो आर्क्स ऊपर भी होंगे आर्क्स नीचे भी होंगे, तो अब मैं मिटा तो नहीं सकता। तो फिर असल चीजें एग्जामिनर को विद इन द क्वाड्रिलेटरल देखने। ऑन योर डायग्राम ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। हमें विद इन द क्वाड्रिलेटरल वाले पॉइंट्स दिखाने। अगर हमने एक्स्ट्रा दिखाया है, जाहिर सी बात है, अब अगर आप मिटा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो आर्क्स नहीं देख पाएगा और आपकी वर्क ऐसा लगेगा उसको कि आपने अंधाधुन बना दी। तो ये भी नहीं करना आपको। अच्छा, कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन इस तरह भी अच्छी हो जाती है, बाज़ औक़ात वो डॉटेड कर देते हैं इस लाइन को। बहरहाल यहाँ पर अगर आप मिटाएंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल मिटा देते हैं, फिर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अंधाधुन लाइन बनाई हुई। जब आपने लाइन मेहनत से बनाई है आर्क्स के जरिए तो फिर उसको रहने दें। असल चीज ये है कि विद इन द क्वाड्रिलेटरल नजर आने चाहिए। विद इन द क्वाड्रिलेटरल सारे पॉइंट्स कवर हुए। ऐसा ना हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ रुक जाए या जहां तक आर्क्स लगे वहां तक रुक जाए। उसको एक्सटेंड करना है। कहाँ तक एक्सटेंड करना है? अब जैसे यहाँ तो एक्सटेंड करने की तुक ही नहीं बनती ना। अगर आर्क्स अंदर है तो फिर आपको यहाँ तक रोक देना है। हाँ, अगर आग है ही बाहर, है ही आग बाहर बन रहे थे तो फिर तो आपको मजबूरी जाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ अगर मजबूरी नहीं है, यहाँ आर्क्स है, तो फिर आप यहाँ काट सकते हैं। सही, अभी तो मैं सिर्फ अपने बेसिस पे समझा रहा हूँ कि आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बहरहाल असल चीज़ थी कि अंदर वाले तमाम पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए।
बाहर वाले अगर नजर आ गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अंदर वाले जो एग्जामिनर ने बोला है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना जरूरी। सी कह रहा है, पार्ट सी में कहता है मार्क द पॉइंट ई वेयर दीज टू लाइंस मीट। अब जहां दोनों मिल रही है वो पॉइंट ई हो गया, जैसे कि यहाँ आपके सामने पॉइंट ई नजर आ रहा है आपको। तो वेयर दीज टू लाइंस मीट, दिस इज द पॉइंट ई। फिर कह रहा है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए। अब आप ए से लेकर ई तक जो है वो लाइन को मेजर करेंगे, ए से ई तो आप मेजर कर लेंगे, तो पॉइंट ई मार्क भी कर लिया और ए की लेंथ मेजर भी कर ली स्केल से। पार्ट डी में कहता है ऑन योर डायग्राम ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ई इज इक्वल टू ए। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑन योर डायग्राम ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ई इज इक्वल टू ए। बोला ए की जितनी डिस्टेंस है वो तो आपको पता है, तब ए की डिस्टेंस लेट सपोज 5 है, तो आपने कहा डिस्टेंस फ्रॉम ई इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस फ्रॉम ई, डिस्टेंस फ्रॉम ई, एक पॉइंट का जिक्र है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट या फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो कौन सा केस है? लोसाई का सर्कल वाला केस। डिस्टेंस फ्रॉम ई, कहां से डिस्टेंस है? ई से। ई कितने पॉइंट है? एक पॉइंट। कितनी डिस्टेंस है? जितनी ए है। ए तो वैल्यू है, आपको पता है, ए तो निकाला हुआ आपने। तो ई से आपने ए के बराबर खोला और आपने एक सर्कल बना लिया। ई से आप एक पूरा सर्कल बनाएंगे, ई सेंटर होगा, ई से आप कंपास खोलें, कंपास खोलें, पूरा आपका एक सर्कल बनेगा जो यहाँ से गोल घूमता हुआ यहाँ ए से पास करे, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ई इज इक्वल टू ए ई। ए की जितनी डिस्टेंस है उतनी मेजर करने के बाद जब आप सर्कल बनाएंगे, लोकस का सर्कल वाला केस है 1 पॉइंट वाला, तो ये ए से जरूर ब जरूर गुजरेगा, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। बना लेंगे? सही है समीर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर्कल बन जाएगा जो कि ए से गुजर रहा होगा। ई पार्ट में कहता है पॉइंट पी लाइज विद इन द क्वाड्रिलेटरल। A point P lies within the quadrilateral and is such that P is nearer to B than A. P is nearer to B than A and P is nearer to D than A. On the diagram, shade the region of the quadrilateral in which P must lie. अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A point P lies within the quadrilateral and is such that P is nearer to B than A. Nearer to B than A का क्या मतलब है? नेयर टू बी देन ए का मतलब ये भी हमने लेक्चर में समझाया है ना आपको। नेयर टू बी देन ए, नेयर टू बी देन ए का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर होगा या लेफ्ट पे होगा? अगर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं तो नेयर टू बी देन ए का मतलब ये है कि ये जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके राइट पर होगा, बी की तरफ होगा। पी विल बी नेयर टू बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर होगा बी। तो मैंने कहा चलो सही है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर कह रहे हैं P इज नेयर टू D देन A। नेयर टू D देन A का मतलब ये है कि जो AD का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था उसमें वो D से करीब है, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है इसके ऊपर की तरफ ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड D है, इससे ऊपर D से करीब और इससे नीचे A से करीब। तो क्योंकि नेयर टू D है तो इससे ऊपर, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पे, ये वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर और इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो कौन सा रीजन ऐसा है जो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर भी है मतलब बी से करीब भी है, और जो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऊपर भी है मतलब डी से करीब, और वो विद इन द क्वाड्रिलेटरल भी है, तो वो ये वाला रीजन। ये मैं शेड कर देता हूँ, ये पूरा रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप पूरा शेड कर देंगे। तो ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस था जिसमें इसने मुझे शेडिंग करवाई। जी समीर, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? मुझे बताएं जरा। जी सर क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर बनाना तुम्हें आ गया? एक तो तुम्हें पैरेलल लाइन बनाने आनी चाहिए। पैरेलल लाइन बनाने का जिक्र मैंने किया है लेक्चर के अंदर। जी सर किया है। कंपास के जरिए सर्कल बनाया, ऊपर सर्कल बनाया, नीचे बनाया और ज्वाइन कर लिया। सबसे इफेक्टिव तरीका कंपास के जरिए होता है। सही है। कैसे सीखा है तुमने उसको? सर मुझे जो है ना मैंने इसकी जो दूसरा केसेस थे ना वो याद नहीं आ रहे, देखो मैंने पिछले हफ्ते किए थे, मैं उसे रिवाइज करूंगा, आ जाएगा। मुझे भी देखने दो। हाँ देखो, ये मैंने बताया था ना, गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन, ऊपर आर्क बनाए, ऊपर एक सर्कल ए बी लाइन पे रख के किसी एक पॉइंट पे रखकर आर्क बनाए, और इसी तरह यहाँ भी रख के एक आर्क बनाए, इसी तरह नीचे भी बनाए,
और यहाँ भी बनाया, मतलब समझे सेमी सर्कल बना लें। अगर आप पूरा सेमी सर्कल बना लेंगे तो फिर तो, बल्कि पूरा सर्कल अगर आप बना लेंगे ना ए पे या किसी एक पॉइंट पे रखकर, तो ऊपर वाला आर्क भी आ जाएगा, नीचे वाला आर्क भी आ जाएगा। इसी तरह आगे किसी ए बी लाइन पे किसी और पॉइंट पे आके पूरा सर्कल बना लें। ऊपर जो सर्कल के जो टॉप पॉइंट्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे तो ऊपर वाली पैरेलल आ जाएगी, और जो सर्कल के नीचे वाले पॉइंट्स होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे दोनों जगह पे, तो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। या फिर अगर पूरा सर्कल नहीं बनाना तो सिर्फ ऐसा करें कि आप जो है ना यहाँ से खोल के ए बी पे किसी भी ए बी के लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आके ऊपर एक आर्क बनाए, नीचे एक आर्क बनाए, नीचे एक आर्क बना लें, एक ऊपर बना लें एक नीचे बना लें, इसी तरह ऊपर बना लें और नीचे बना लें। दोनों नीचे वालों को ज्वाइन करेंगे ना, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट्स को, तो नीचे वाली पैरेलल बन जाएगी, और अगर ऊपर वालों को ज्वाइन करेंगे तो ऊपर वाली पैरेलल बन जाएगी। ये पैरेलल बनाने का तरीका हो गया। सही है, याद आया जी कुछ? सर, जी आ गया याद। एक तो तरीका ये होता है कि आप बगैर कंपास के बस डायरेक्ट अंदाजे से कर लें। अंदाजे से ये होता है कि बाजों का एग्जामिनर कहता है यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस, जो कंपास है ना उसको पेयर ऑफ कंपासेस कहता है, क्योंकि दो होते हैं ना, वो एक नोक होती है और एक से पेंसिल रख के घुमाते हैं, तो पेयर ऑफ कंपासेस कहता है यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज रूलर जो होता है ना उसको वो स्ट्रेट एज कहता है। हम इसीलिए हमारी आदत बनी है स्केल, दरअसल वो रूलर कहलाता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वो रूलर कहलाता है। स्केल तो वो होता है ना कि टेकिंग 1 सेंटीमीटर, टेकिंग जो हमने स्केल में आपसे पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर, वो स्केल हम लेते हैं। तो यहाँ इसको जो ज्योमेट्रिकली इसका नाम है ये है रूलर, वी कॉल इट अ रूलर। तो रूलर को इस्तेमाल करते हुए आप बना लेंगे डायरेक्टली। डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर वो कंपास का इस्तेमाल नहीं होगा, तो कंपास का इस्तेमाल दिखाएं, बाज़ औक़ात वो आर्क्स देखना चाह रहा हो। नहीं ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन डायरेक्ट स्केल से बना सकते हैं, उसमें मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इंश्योर ये करना है कि लाइन और ए बी के दरमियान, जो पैरेलल लाइन और ए बी के दरमियान जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी आगे जाके भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से आगे जाकर डिस्टेंस करीब होती जा रही है और डिस्टेंस कम होती जा रही है। नो, पैरेलल लाइन का उसूल कहता है दे नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये मुख्तलिफ बातें हैं जो आपके लिए जहन में होनी चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना समी तुम्हें आ गया है। एंगल बाइसेक्टर बनाना आता है? एंगल बाइसेक्टर में क्या गाइडेंस दी थी? अगर मुझे ए बी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है, ए बी और ए सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाना सिखाया एंगल बाइसेक्टर? सर ऐसे भी रिवाइज कराते हैं, भी याद नहीं आ रहा। हाँ, पॉइंट ए पे रखें कंपास, पॉइंट ए पे कंपास की नोक रखें। नोक रखने के बाद एक आर्क आप यहाँ कहीं बीच में बनाए, यहाँ कहीं बनाए, और एक आर्क यहाँ कहीं बनाए। ए पे नोक रखने के बाद एक आर्क यहाँ कहीं बनाए और एक आर्क ऊपर कहीं बनाए। फिर ये यहाँ जहाँ आर्क ए सी से मिला है वहां कंपास की नोक रखें। समझे पहले बात, ए पे पहले कंपास रखें, एक आर्क यहाँ बनाए और एक आर्क इस लाइन पे बनाए। फिर ये ए बी वाली लाइन और ये जो आर्क जहां मिले हैं जिस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ बना दें, और जो एसी वाली लाइन और आर्क जहां मिले हैं उस पॉइंट से एक आर्क यहाँ बना दें, मतलब यू बना दें और यहाँ से यू बना दें। ये दोनों आर्क जहां मिलेंगे ना, इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिला दें, तो एक बीचों बीच लाइन आ जाएगी जो कि ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंट है। ये मैंने लेक्चर में भी सिखाया था, वहां से शायद आप भूल गए, लेकिन मैंने कहा एक दफा रिवाइज करवा। तो ए से एक आर्क एसी लाइन पे, एक लाइन एक ए बी लाइन पे, फिर जो आर्क जहां बना है वहां से एक आर्क यहाँ पर, और यहाँ जो आर्क बना है वहां से एक आर्क यहाँ पर। ये जो दोनों आर्क्स मिले हैं इनको ज्वाइन कर लें ए से, और एक दफा एहतियातन चेक कर लें कि देखें यहाँ डी रखकर देखेंगे भाई जितना एंगल आपका जितना बी, जैसे अगर ये मैं पॉइंट एक्स कह दूं, ये वाला पॉइंट, तो जितना बी ए एक्स है क्या उतना ही सी ए एक्स है। तो अगर बी ए एक्स और सी एक्स एंगल बराबर होने चाहिए, बराबर है, तो आपका मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर आपका सही बना है। तो एक आपको पैरेलल बनाना आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए। और जब सवालात आपके सामने आए तो आपको देखकर पता चल जाना चाहिए, देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये 1 पॉइंट का जिक्र हो रहा है, 2 पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, 1 लाइन का जिक्र हो रहा है, या 2 लाइन का जिक्र। तो 1 पॉइंट का जिक्र होगा सर्कल बनेगा, 2 पॉइंट्स का जिक्र होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, 1 लाइन का जिक्र होगा पैरेलल लाइंस बनेगी, बाजू का दोनों बनती है, बाजू का एक ही बनती है। तकरीबन केसेस में एक ही बनती है, क्योंकि वो कहता है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ लाइन ए बी, या इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। अगर यहाँ पर मुझे कहता 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, तो पैरेलल लाइन तो बनती, लेकिन साथ वो ये भी लिखता है इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, या ये कहता है कि आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल।
तो फिर एक ऊपर एक नीचे दोनों नहीं बनती, या तो ऊपर वाली बनती अगर इनसाइड बोलता तो, और अगर आउटसाइड बोलता तो बाहर वाली बनती, नीचे वाली बनती। तो अक्सर दो पैरेलल लाइन में से एक ही बनवाता। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है, एक दो सवाल ऐसे हैं जिसमें पानी का जिक्र है कि भाई फिशिंग हो रही है। फिशिंग जो है वो तो बोट जो चल रही है या शिप चल रही है, तो वो तो अंदर ही पानी की चलेगी, तो फिर वो पानी के अंदर लाइन बनेगी, बस उसी एरिया में लाइन बनेगी। लैंड वाले एरिया जो होगा वहां पर लाइन नहीं बनेगी, जो सी वाला एरिया होगा वहीं लाइन बनेगी। तो ये सवाल के सिनेरियो के हिसाब से भी हमें समझना पड़ता है थोड़ा सा। सही, थोड़ी सी बात समझ आ रही है कुछ समीर? जी जी। सारी चीजें बनाने आ गई। सर्कल बनाने आता है, केस नंबर 1 में हाँ। बनाना होता है। केस नंबर 2 में परपेंडिकुलर बनाना होता है, वो भी बनाने आ गया। केस नंबर 3 में पैरेलल लाइन बनाने आती है, वो भी बता दी। और केस जी नंबर 4 के अंदर एंगल बाइसेक्टर बनाना होता है, वो भी सिखा दिया। जी। जी नॉर्मल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, सिंपल फिगर की, ट्राइंगल वगैरह, कंपास और प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से। लेंथ दी हुई है तो कंपास से स्केल से रख के कंपास खोलेंगे और आर्क्स बनाएंगे, और अगर एंगल दिया हुआ है तो प्रोट्रैक्टर यानी कि डी से एंगल मेजर करके लाइन एक्सटेंड करके आर्क्स और एंगल लाइन, एक्सटेंडेड लाइंस या आर्क्स और लाइंस जहां मिलेंगी वो पॉइंट ए बी सी डी में से कोई एक पॉइंट होगा। समझ रहे, थोड़ा आइडिया मिला? सही है सर, सही है। अब ये है ना, ये दो क्वेश्चन देखो तुम्हें मैंने गाइडेड करवाए, ये तो मुश्किलात जो हो रही थी वो थोड़ी ना हो। तो इन दो क्वेश्चंस की बेसिस पे और क्वेश्चंस ट्राई करना, इंशाल्लाह मसले मसाइल अगर आते हैं तो इंशाल्लाह विल डेफिनेटली डिस्कस देम, राइट? तो थोड़ा सा तुम्हें ओके आइडिया मिल सर। गया ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस खुल गया, समझ में आ गया। तो एक लेक्चर अगर आपने सही से भूल गए तो लेक्चर दोबारा देखें पहले, वो जो लेक्चर है उस लेक्चर देखने के बाद जो है ये जो गुफ्तगू आज वाला लेक्चर है इसको भी दोबारा सुने, और उसके बाद दोनों की बेसिस पर कुछ सवाल अटेम्प्ट करें, फिर देखें इंशाल्लाह आपका क्या रिस्पॉन्स है। फिर जो मसले मसाइल आएंगे इंशाल्लाह, तो वो सारे सवालों में मसला नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में हो सकता हो, तो फिर वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करें। ओके सर। सर मैं क्लास लीव कर दूं अभी, क्योंकि वो नमाज मगरिब के अज़ान हो गई, नमाज पढ़ने हाँ जाना हाँ है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, सही है। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और लोसाई का हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीट कर लिया। थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग लेनी थी लोसाई हमारी मुकम्मल हो गई। मजीद मसले होंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।